हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव एज फिजिकल एजुकेशन चैनल। मैं बलवान सिंह आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट नंबर 6, जो कि है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, जिसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये है हमारे सिलेबस, जो कि है सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, किस तरह से बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। वेस्ट हिप रेशियो क्या है, स्किन फोल्ड मेजरमेंट क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है। उसके बाद सोमैटोटाइप एक पर्सनैलिटी के टाइप है, मीसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट वही है जो कि मैंने यूनिट नंबर 5 में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी, सबसे पहले उसे वो वाली वीडियो जाके देखनी है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इनको पढ़ाया हुआ है। अभी हम चलते हैं टेस्ट, डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। सबसे पहले आपके दिमाग में जब भी एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए टेस्ट इज ए टूल टू evaluate the skill, knowledge, capacity, attitude of an individual or a group। टेस्ट कोई भी चीज हो सकती है जो कि आपको कोई मेजरमेंट देगी, आपको किसी चीज को एवेल्युएट करने के लिए, किसी चीज का मूल्यांकन करने के लिए। अगर आपको कोई वो टेस्ट यूनिट प्रोवाइड करता है, तो हम उससे टेस्ट बोलेंगे, और टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, टूल बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ में जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मेजरिंग टेप है, जहां आपने कभी दुकान पे सामान लेने जाते हो तो आपको केजी के हिसाब से तोल के दिया जाता है ना। तो वो जो वेइंग मशीन है वो क्या है, वो टूल है ना, वो टूल है। तो एक्चुअल में वो क्या है, एक टेस्ट है। तो वो टूल है, उससे क्या मिलती है, एक हमें यूनिट प्रोवाइड होता है कि हाँ ये हमारा इतने केजी सामान हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो मेजरमेंट से हम एक ये टूल हमें मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। उस मेजरमेंट के हिसाब से अगर हमने 1 किलो मांगा होगा, अगर वो 1 किलो नहीं है तो उसे पूरा कर दिया जाता है। अगर वो 1 किलो ना है, कम है, तो उसे और डाल के प्रॉपर 1 किलो कर दिया जाता है। ये होगी एक सिंपल सी एग्जांपल। आपके स्कूल टेस्ट होते हैं, स्कूल टेस्ट से क्या होता है, आप मार्क्स लेते हो, वो मिलती है मेजरमेंट। उन्हीं मार्क्स के आधार पे आपका आता है रिजल्ट, दैट इज इवेल्युएशन, जिससे आपको क्या मिलते हैं, ग्रेड मिलते हैं, कोई जजमेंट मिलती है, दैट इज इवेल्युएशन। मेजरमेंट क्या है, विच वी गॉट आफ्टर द टेस्ट। इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन जो हम ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, जो हम इवेल्युएशन करते हैं, जो हम मूल्यांकन करते हैं, जो हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, उसे हम इवेल्युएशन बोलते हैं। आई होप कि आपको टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर से आपको एक बात समझाता हूं। सबसे पहले आ जाता है टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट क्या है, एक टूल है। टूल से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डेटा। डेटा मिलता है, उसका कोई भी यूनिट हो सकता है। ठीक है, वो केजी हो सकता है, सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं इवेलुएट। ठीक है, इवेलुएट, इवेलुएट के बाद हम क्या करते हैं, ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, जहां उस चीज को प्रॉपरली समझ पाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है टेस्ट, डाटा हो जाता है मेजरमेंट, और जो हम ग्रेड ग्रेड या कोई रैंक प्रोवाइड करते हैं, वो हो जाती है इवेल्युएशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम वन बाय वन थोड़ा सा इनको डीपली पढ़ते हैं। ऑफन फोकस ऑन स्पेसिफिक कंटेंट। टेस्ट एक ही चीज के लिए होगा, पर्टिकुलर किसी चीज के लिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि वेइंग मशीन पे आपको हाइट का भी पता चल जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज टास्क और क्वेश्चन टू असेस अ परफॉर्मेंस। इसमें खाली एक क्वेश्चन को बताया गया है, बट ये टेस्ट का मीनिंग और भी ब्रॉड है। ठीक है, बट ये आप इतना लिख के आ जाओ कि पेपर में आपके कोई भी मार्क्स नहीं कट करने वाला। उसमें क्या आ जाता है, टेस्ट किस टाइप के हो सकते हैं, एग्जाम होता है, पजल है, प्रैक्टिस असेसमेंट है, दैट इज टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट। मेजरमेंट involves the process of assigning number or score to represent a person's characteristics। किसी भी पर्सन की किसी करेक्टरिस्टिक्स, कोई उसकी विशेषता, जो उसके पार्ट हैं, कंपोनेंट है, उनको जब हम कोई डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, कोई स्कोर प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसी हो सकती है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टेस्ट स्कोर हो सकता है, सर्वे या कोई रिस्पॉन्स हो सकता है, उसे हम मेजरमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी इवेल्युएशन के ऊपर। इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट और इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन कलेक्टेड डाटा। जो डेटा हमने कलेक्ट किया आफ्टर अ टेस्ट,
जो हमें मेजरमेंट मिली, उससे हम क्या करेंगे, कोई इंटरप्रिटेशन, हम एक किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। जैसे हम प्रोवाइड करेंगे ग्रेड्स, रेटिंग देंगे, रैंकिंग देंगे, या मेकिंग रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन दी असेसमेंट रिजल्ट। जो हमने टेस्ट दिया, जो उससे मार्क्स ऑब्टेन हुए, उसे हम मेजरमेंट बोलेंगे। और उस मार्क्स के आधार पे जो हम किसी को ग्रेड प्रोवाइड करेंगे, उसे हम इवेल्युएशन बोलेंगे। आई होप कि आपको टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन अब इसके बाद कोई कभी बोलने वाली नहीं है। जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसी तरह से लिख के आ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मैं आपको एक बात समझा देता हूं। हमारी लाइफ में एजुकेशन का ना एक इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा ना नेग्लेक्ट किया जाता है। कई बार खाली इसको रट के तैयार करके एग्जाम में लिख के आ जाना और उसके बाद बस खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी टेस्ट एंड मेजरमेंट है ना, इसका हम देखें, मैं इसको TME करके लिखूंगा। इसका हमारे दो जगह पे, एक तो आता है, चलो ठीक है, एग्जाम में हमें इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा, इसकी हमें लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है टेस्ट एंड मेजरमेंट की। जो बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना, अगर इसको थोड़ा देखेंगे कि ये टेस्ट एंड मेजरमेंट क्यों जरूरी है, तो इंपॉर्टेंस वो खुद ही बना लेंगे। कोई जरूरत नहीं है खास जो मैं पढ़ाऊंगा वही होना चाहिए, ठीक है ना। अभी आप देखना इंपॉर्टेंस क्या है। असेस द एथलीट परफॉर्मेंस। एक एथलीट है, हम स्पोर्ट्स के फील्ड में चले जाते हैं, एक एथलीट है, उसकी हमें परफॉर्मेंस को पता करना है कि वो किस लेवल पे है। तो हम क्या करेंगे, हम उसे कोई टेस्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बच्चे को बोल दिया तू 400 मीटर का चक्कर लगा के आओ, और वो कितने टाइम में आएगा वो मुझे उससे डाटा मिल जाएगा। और उसके बाद मैं उसका प्रॉपर प्रोग्राम तैयार कर पाऊंगा कि वो तेज है या स्लो है, कैसा है, मेरे को उसका डेटा मिल जाएगा ना। उसकी सांस कितनी फूली है, उसकी फिजियोलॉजिकल कैसे रिएक्शन हुई है उस 400 मीटर रनिंग करने के बाद, ठीक है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को उस बच्चे का पता चल जाएगा, अगर मैंने किसी बच्चे का टेस्ट लिया 400 मीटर का, तो मेरे को पता चल जाएगा क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब मैं ऐसे आपको बोल दूं, मैं 8 सेकंड में 100 मीटर मरवा दूंगा किसी भी बच्चे को तैयार करवा के, तो वो तो हो गया ना ऐसे शेख चिल्ली वाले गोल सेट करना। वैसा नहीं है रियलिस्टिक गोल। जैसे मैं बोल दूं कि हाँ, एक बच्चे की 15 सेकंड 100 मीटर में टाइमिंग आई है, तो मैं उसको बोलूं ठीक है बेटा, मैं आपको एक 20 दिन का प्लान देता हूं, या 40 दिन का देता हूं, या 3 महीने का कोई प्लान देता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस 15 से 13 सेकंड हो जाएगी या 12 सेकंड हो जाएगी। अगर मैं उसको बोलूं यार तू उसेन बोल्ट से भी तेज भागने लग जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं है। ये हमें क्या, कैसे पता चलता है, ये हमें टेस्ट देने के बाद पता चलता है। ऑब्जेक्टिव्स भी हम उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। एवेलुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड मेथड। टेस्ट से हमें पता चलता है जो मैं उसे ट्रेनिंग करवा रहा हूं, क्या उसका असर प्रॉपरली हो रहा है बच्चे पे या नहीं हो रहा। अगर तो नहीं हो रहा तो मैं चेंज करूंगा, अगर अच्छा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा उसे इंप्रूव करूंगा। कंपेयर परफॉर्मेंसेस। अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग के पहले बच्चे के क्या हाल चल रहे थे, और जो हमने उस बच्चे को पढ़ाया या कोई ट्रेनिंग दी उसके बाद बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। वो भी हमें किससे पता चलता है, टेस्ट, मेजरमेंट या इवेल्युएशन के इस चैप्टर से, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इनहांस प्लेयर सिलेक्शन एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सिंपल सी बात है, जब हम बच्चे का किसी का टेस्ट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कितना टैलेंटेड है, और उसी के हिसाब से हम उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाएंगे। इम्प्रूव कोचिंग इंस्ट्रक्शंस। एक कोच अपनी इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली इंप्रूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। मॉनिटर इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। इंजरी से किस तरह से बचना है, और बच्चा किस तरह से रिहैब करेगा उस इंजरी से, अगर इंजरी हो चुकी है, ठीक है। डिवेल्प डिवेल्प एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। हम क्या होता है, अगर बिना किसी एविडेंस के हम कोई डिसीजन बना लेते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। आज के टाइम पे बहुत सब कुछ स्पेसिफिक हो चुका है, तो इसीलिए हमें किसी भी चेंजेस को करने से पहले एक टेस्ट लेना पड़ता है। फिर हम कोई डिसीजन बनाएंगे किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, चाहे किसी को वेट कम करना है, चाहे वेट ज्यादा करना है, उसी हिसाब से। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेशन। टेस्ट से क्या होता है, बच्चे को पता चलता है कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी बड़ी है, तो सिंपल सी बात है उसमें मोटिवेशन बढ़ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, मेरे को भी पता चल जाएगा ओके कि हाँ, मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे को इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए थोड़े और एफर्ट करने पड़ेंगे, या कम एफर्ट करने पड़ेंगे, या नॉर्मल एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अपने आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए भी रेडी रहूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट, effective test, measurement, and evaluation enables coaches, trainers, and athletes optimize performance, reduce injuries, enhance overall sports excellence.
सिंपल सी बात है। एक हम अगर अच्छा यूज करेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का, तो इससे किस किस को फायदे होंगे? कोचेस को, ट्रेनर्स को, एथलीट्स को, इवन एक नॉर्मल इंसान को या एक नॉर्मल पर्सन को भी लाइफ में फायदे हो सकते हैं अगर वो टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन को प्रॉपरली यूज कर पाता है अपनी लाइफ में। तो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मतलब एक समय पे आके अच्छी परफॉर्मेंस का हो जाना। रिड्यूस इंजरी, अगर मुझे पता है कि किस इंसान को कितना लोड देना है तो उसी हिसाब से हम इंजरी से भी बच सकते हैं। इनहांस ओवरऑल स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन का हम प्रॉपरली यूज करके स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छे और ब्रीफ से ब्रीफ और आसान से आसान वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे अभी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं मैं उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम्स का। अभी हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई। बीएमआई, इससे हमें पता चलता है कि एक इंसान कितना मोटा है। इससे हमें पता चलेगा कि क्या वो इंसान अंडरवेट है, क्या वो इंसान ओवरवेट है, या इस इंसान का वेट नॉर्मल है। तो इस किससे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा बीएमआई से। या तो इसके हमें फायदे कहाँ कहाँ होंगे? टू वेट गेन और लूज वेट। इससे हमें अगर पता चलेगा कि एक इंसान मोटा है तो उससे पता चलेगा कि अब मुझे वेट लूज करना है। अगर एक इंसान पतला है तो उससे पता चल जाएगा कि अब उसे वेट गेन करना है। अगर वो नॉर्मल है तो उससे पता है कि यार मेरे को वेट के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको क्वार्टलेट इंडेक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि इसको जो एजुकेशनिस्ट ने बनाया था उनका नाम क्या था? बेल्जियन पॉलीमैथ एडोल्फ क्वार्टलेट, ठीक है। बीएमआई कैलकुलेटिंग, इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है वो हम देखते हैं। बीएमआई को कैलकुलेट किया जाता है वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर्स, ठीक है। इनको दोनों को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो हमें कैलकुलेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम इस नॉर्म्स, ये नॉर्म्स दिए हुए हैं जिस एजुकेशनिस्ट ने इनको बनाया है, ठीक है, उन्होंने ये नॉर्म्स दिए हुए हैं। अगर तो कैलकुलेशन इनके अकॉर्डिंग हम यहां से पता कर सकते हैं कि कौन वेट। अब देखो फॉर एग्जांपल आप यहां तक पहुंच गए, आपने वेट भी ले लिया, हाइट भी ले ली और आपकी कैलकुलेशन करके आपका आंसर भी आ गया, बट आपको क्या पता कि आप अंडर वेट हो, नॉर्मल वेट हो, ओवर वेट हो या आप ओबेसिटी में हो। तब आपको इन नॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। तब आपको पता चलता है, तब आप कंपेयर करते हो। अगर आपका स्कोर जो हाइट और वेट और हाइट को कैलकुलेट करके जो आपका स्कोर आया है, अगर तो वो 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो, 18.5 से लेके 24.9 तक है तो आप नॉर्मल वेट हो, अगर 25 टू 29.9 तक है तो आप ओवर वेट हो, अगर 30 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी में आ जाओगे। उसके बाद ओबेसिटी की क्लासेस हैं, क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी एंड क्लास 3 ओबेसिटी। इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि एक इंसान कितना मोटा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आ जाता है वेस्ट हिप रेशियो। इसमें क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेस्ट डिवाइडेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हिप। इन दोनों को डिवाइड करके जो हमें रेशो मिलती है उससे हमें पता चलता है कि इंसान कितना मोटा है और इंसान को वेट कंट्रोल करने की नीड है या नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेल्दी WHR की रेटिंग दे रखी, स्कोर दे रखा है, दैट इज 0.9 या उससे कम है। मैन की कैलकुलेशन में तो हम उसे हेल्दी WHR बोलेंगे। अगर 0.8 या उससे 0.85 या उससे कम है तो उसे हम हेल्दी WHR बोलेंगे इन वुमेन, ठीक है। ये किससे लिंक्ड है? ओवरवेट से, वेट से लिंक्ड है। इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? अगर तो द हायर द बेस्ट हिप रेशियो द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये मेजरिंग टेप आप यूज करोगे। ये आप मेजरिंग टेप देख सकते हो, दर्जियों के पास भी होती है इस तरह की मेजरिंग टेप। अगर आपको वेस्ट की सर्कमफ्रेंस लेना है तो आपको नेवल के ऊपर यहां पे प्लेस करना है टेप को, और आपको हिप की सर्कमफ्रेंस लेना है तो आपको इस एरिया में प्लेस करना है। आप देख सकते हो इस एरिया में आपको प्लेस करना है अपनी मेजरिंग टेप को। आफ्टर दैट आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं स्किन फोल्ड मेजरमेंट। इससे हमें किसका पता चलता है? बॉडी फैट परसेंटेज का, कि हमारी बॉडी में कितनी परसेंटेज ऑफ फैट है। तो इसमें 3 साइड्स का हमें कैलकुलेशन लेनी पड़ती है। मेन में हम किसकी लेते हैं? सबसे पहले चेस्ट की कैलकुलेशन लेते हैं, एब्डोमेन एंड थाई, ये 3 चीजों की कैलकुलेशन लेते हैं। उसके बाद इन कैलकुलेशन को एक फार्मूला में ऐड किया जाता है और फार्मूले में ऐड करने के बाद
हम नॉर्म्स के साथ कंपेयर करके पता करते हैं वाइज, जो कि हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर। ठीक है, इस तरह से पिंच किया जाता है फैटी एरिया पे, जो जो एरिया हम मेंशन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वुमेन में हमें फैट परसेंटेज को चेक करना है तो हम इनकी तीन साइड की परसेंटेज को चेक, तीन साइड से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, दैट इज ट्राइसेप, इलियाक एंड थाई। ठीक है, इन तीनों साइड से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम फॉर्मूला में ऐड करेंगे। अभी हम प्रोसीजर में चेक करेंगे। देखो, यूजिंग ए स्किन फोल्ड कैलिपर टू पिंच द स्किन एट ईच साइड। एक हमें साइड है, फॉर एग्जांपल हम ट्राइसेप ले लेते हैं, हमने पहला पिंच करेंगे, वहां से जो हमें डेटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टेक अ 2-3 मेजरमेंट ऑफ ईच साइड, और एक साइट पे हमें 2 से 3 बार मेजरमेंट लेनी चाहिए। ऐसा नहीं एक बार ली और क्या पता वो गलत है या सही है और हम निकल लिए, हमने मतलब कैलकुलेशन कर ली और उसके बाद जो हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। तो हमें 2 से 3 बार लेना है और एवरेज को हमें ऐसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, एक से दूसरी मेजरमेंट के बीच में 15 सेकंड का टाइम होना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड दी एवरेज मेजरमेंट, जैसे मैंने बोला एवरेज हम मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद क्या है, बॉडी फैट परसेंटेज एस्टिमेट। तो एस्टिमेट करने के लिए जैसे मैंने बोला 2 फार्मूलाज हैं, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम कहीं से पिंच करके एक अपने कैलकुलेशन लेते हैं। उसके बाद एक अगर मैन की हमें फैट परसेंटेज पता करनी है तो 3 साइट हैं, वुमेन के लिए भी 3 साइट से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डेटा। उसके बाद उस डेटा को हम एक फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। ये फार्मूलाज के नाम है। ये आप अगर किसी बच्चे को ज्यादा जानने की इच्छा हो रही है तो वो इनके बारे में जाके पढ़ सकता है, पीपीटी आपको वैसे भी मिल जाएगी। आफ्टर दैट अगर हमें रिजल्ट मिल गया, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा नॉर्म्स। अगर तो मेन में 6 से लेके 13% तक बॉडी फैट है तो हम उसे बोलेंगे कि दैट पर्सन कम्स अंडर एथलेटिक कैटेगरी। ठीक है, 14 to 17% एवरेज, 18 to 21% अबव एवरेज, और 22 प्लस अगर आ जाती है परसेंटेज तो हम उसे मोटापा बोलेंगे, ओबिसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से वुमेन का दे रखा है, आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं स्मैटोटाइप। स्मैटोटाइप मतलब पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू शेल्डन, इन्होंने 1940s में दिया हुआ है इसके बारे में। एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एक ऐसी दिखने वाली पर्सनैलिटी है जिसमें प्रॉपरली एक मोटा सा इंसान होगा, फैटी इंसान होगा। मैं इनकी फोटो लगा रखी है नेक्स्ट स्लाइड में, आप देख लेना। ठीक है, और एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज 711। ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको एक पूरा टेबल याद करना पड़ेगा। इसको एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ बोलेंगे, 711। ठीक है, इसको एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ बोलेंगे। अब उसमें होगी क्या, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, राउंड एंड फैट। इंसान एक थोड़ा सा गोल मटोल सा होगा और फैटी इंसान होगा, पेयर शेप्ड होगा, वाइड हिप्स होंगे, नैरो शोल्डर, शोल्डर उसके थोड़े कम होंगे बट हिप्स थोड़ी वाइड होंगी, मतलब थाइस के एरिया पे उस इंसान को फैट चढ़ा हुआ होगा। स्लिम एंकल्स एंड रिस्ट, उसके जो रिस्ट हैं यहां से पतली होंगी, जो एंकल हैं वो भी उसके पतले पतले थोड़े से ऐसे ना पतले होंगे, वीक होंगे। अंडर डिवेल्प्ड मसल, मसल उस इंसान में बहुत कम होंगे या अंडर डिवेल्प्ड होंगे। ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने बोला एंडोमॉर्फ, ये आप उसकी पर्सनैलिटी देख सकते हो, हिप में उससे फैट चढ़ा हुआ है, शोल्डर उसके थोड़े से ऐसे कम है, अंदर झुके हुए हैं, और थोड़ा सा इसके एंकल और रिस्ट देखो थोड़े पतले पतले से आपको थोड़ा सा महसूस होंगे। ठीक है, ये आ जाता है एंडोमॉर्फ। उसके बाद आ जाता है मीजोमॉर्फ, यहीं से हम इसी से मैं आपको पढ़ा दूंगा। मीजोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी आप जिसे बोलोगे, प्रॉपरली उसमें मसल मास होगा। ठीक है, ब्रॉड शोल्डर्स एंड नैरो हिप्स, ए लार्ज हेड, मस्कुलर बॉडी, स्ट्रॉन्ग फोरआर्म एंड थाइज, वेरी लिटिल बॉडी फैट। इस इंसान में जो मीजोमॉर्फ में आएगा उसमें बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होगा। ठीक है, और उसका नंबर क्या रहेगा मीजोमॉर्फ का, 171। ठीक है, 171। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज सॉरी नेक्स्ट बॉडी टाइप पे, दैट इज एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ क्या है, नैरो शोल्डर्स, पतला सा एक इंसान होगा जिसमें फैट परसेंटेज बहुत कम होगी और उसमें मसल भी बहुत कम होंगे, और उसका नंबर क्या रहने वाला है, 117। ठीक है, इसे हम एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ बोलेंगे। ये वाली पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस पर्सनैलिटी की हैं, जो हमने सबसे पहले की है, दैट इज एंडोमॉर्फ। ठीक है, एंडोमॉर्फ ये है एंडोमॉर्फ की, वो इंसान सोशलेबल होंगे, फन लविंग होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, ये क्वालिटीज होंगी उसमें, साइकोलॉजिकल उस इंसान में ये क्वालिटीज होंगी। ठीक है, कंफर्टेबल होगा, और उनका शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है। कई बार अगर उन्हें आप ज्यादा गुस्सा दिला दोगे तो एकदम से वो गुस्से में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
मेसोमॉर्फ, जैसे मैंने बताया कि एक इनकी बैलेंस पर्सनैलिटी होती है, मस्कुलर होते हैं, वेल प्रोपोर्शनेट होते हैं, उनका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा होता है, फैट का, मसल का, बोन का, हाइट का प्रॉपर प्रोपोर्शन में होगी। ब्रॉड शोल्डर, नैरो हिप्स, लेस फैट परसेंटेज, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी फिजियोलॉजिकल होंगी। और अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर भी इसी पर्सनैलिटी में से निकल के आते हैं। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? एडवेंचरस होंगे, एक्टिव होंगे, कम्बैक्टिव होंगे, डोमिनेंट होंगे, कॉम्पिटेटिव होंगे। सिंपल सी बात है, ये मतलब एक बहुत ही अच्छी सी पर्सनैलिटी निकल के आती है। वो डरने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, एडवेंचरस होते हैं, एक्टिव रहेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम एक्टोमॉर्फ पे। एक्टोमॉर्फ एक थिन, अंडरवेट, नैरो चेस्ट एंड एब्डोमेन, शोल्डर एंड नैरो शोल्डर एंड हिप्स, लेस बॉडी फैट। एक पतला सा मरियल इंसान जो आपको दिखे ना, समझ लेना कि वो एक्टोमॉर्फ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ये क्रिएटिव थोड़े होंगे, जो पतले पतले इंसान होते हैं वो थोड़े क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, थॉटफुल होंगे, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। इसमें कंपोनेंट्स नहीं लिखा हुआ, इसी तरह से आपके सिलेबस में दिया हुआ, तो मैंने यहाँ से इस तरह से हेडिंग बना दिया, बट वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या बेनिफिट है और उनको किस तरह से मेंटेन किया जाता है और उनसे हमें क्या फायदे होते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो पे जाके देखो, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा ओके ये इनका क्या बेनिफिट है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट को किस तरह से मेजर किया जाता है, इनकी मेजरमेंट के लिए क्या करना है। हेल्थ इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट बैटरी हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द इंडियन स्कूल चिल्ड्रन। एक टेस्ट बैटरी को प्रिपेयर किया गया किसके लिए? इंडियन स्कूल चिल्ड्रन के लिए। इनकी एज क्या थी? 9 to 18 ईयर के बच्चों के लिए। और ये किसके अंडर डेवलप किया गया? फिट इंडिया मिशन इन 2019 के अंडर डेवलप किए गई। इसमें क्या था कि बॉडी कंपोजिशन को किस तरह से मेजर किया जाएगा, तो उसके लिए क्या था? बीएमआई। अभी हम अच्छे तरीके से बीएमआई को पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। इसको मेजर करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट को बनाया, क्या था? दैट इज 600 मीटर वॉक एंड रन, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंडोरेंस के लिए पार्शियल कर्ल अप एंड पुशअप्स को बनाया गया और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट को बनाया गया। एक्चुअल में क्या था? हमारे फिजिकल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट को मेजर करने के लिए टेस्ट बनाए गए हैं, जो कि फिट इंडिया मिशन 2019 के अंदर आते हैं। तो अभी हम देखते हैं। बीएमआई मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अभी ये होती है वेइंग मशीन, जिसपे आपको सबसे पहले वेट लेना है। उसके बाद ये है डॉक्टर साहब बच्चे की हाइट ले रहे हैं, ठीक है, पोपलू की। उसके बाद हम चलते हैं स्कोरिंग का मैंने आपको बता दिया कि नॉर्म्स के साथ आपको कंपेयर करना होता है स्कोरिंग को। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, जिसको मेजर करने के लिए क्या है? 600 मीटर रन एंड वॉक। इसमें क्या किया जाता है? बच्चे को ट्रैक पे छोड़ दिया जाएगा और उसका टाइम लिया जाएगा। यह है ट्रैक, इस पे पोपलू भागेगा और उसकी टाइमिंग ली जाएगी स्टॉप वॉच से, वो कितने समय में 600 मीटर को कवर कर पाता है, और उसी के साथ हम नॉर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पोपलू की हमारी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी कैसी है। ये है नॉर्म्स, जिसके साथ पोपलू की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा कि एक बच्चे की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है या नीड इंप्रूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंडोरेंस। इनके लिए क्या था? पार्शियल कर्ल अप एंड पुशअप्स। इसको आप देख लो, ये पार्शियल कर्ल अप है, मतलब हमें थोड़ा सा कर्ल अप करना है, 30 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए बस। उसके बाद फिर से बैक चले जाना है। 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और उसमें आपको मैक्सिमम मतलब कर्ल अप करने पड़ते हैं और पुशअप्स करने पड़ते हैं। ये इनका प्रोसीजर है, ये आप पढ़ लेना, इतना ज्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा तो आपको इसके बारे में पढ़ना है 1 मिनट में। तो ये वाले आ जाते हैं नॉर्म्स। इनके साथ फिर हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि एक बच्चे को 1 मिनट दिया जाएगा पुशअप करने के लिए, ठीक है। अगर वो पुशअप करता है, उसके बाद क्या है? अगर वो 40 से ज्यादा करता है पुशअप या पार्शियल कर्ल अप, 40 से ज्यादा करता है 1 मिनट में कोई भी बच्चा, तो उसे क्या बोला जाएगा कि वो एक्सीलेंट है। उसकी गुड परफॉर्मेंस आएगी 25 से 39 तक। अगर फेयर में आएगा तो 15 से 24 तक वो चलेगा। अगर उससे हम देखते हैं कि वो इंसान थोड़ा सा 15 भी नहीं मार पा रहा, उससे भी कम में आ रहा है, तो हमें उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए सिट एंड रीच करके एक टेस्ट है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि वो कैसा होता है। ये इस तरह से एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको इजीली दिख रहा होगा। उसमें हम इस तरह से पांव को लगाते हैं, ठीक है।
लगाने के बाद हम आगे अपने हाथों को बढ़ाते हैं। यहाँ पे हाथों के आगे आगे ना एक मेजरमेंट लिखी होती है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये प्रोसीजर है। उसके बाद है ये नॉर्म्स, इनके साथ कंपेयर किया जाता है कि एक इंसान कितना फ्लेक्सिबल है या नहीं है। इसको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा आपको पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। मोस्टली आपको टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की एक इंपॉर्टेंस और इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। दूसरा आपको बीएमआई का प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, एक वेस्ट हिप रेशो का पता होना चाहिए, और स्किन फोल्ड मेजरमेंट, स्किन फोल्ड मेजरमेंट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, और ये इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, जिससे आपका एक चैप्टर बड़े अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा 6 चैप्टर क्लास 11th का, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आपको मेरे से पढ़ के कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड, तो कमेंट करें, मैं उसकी जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।